हेलो। मैं सर्वात लोकायत सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो पे। आज का वीडियो लंबा होगा और ये टिबेटन बुद्धिज़्म पे होगा कि उसमें जो पाखंड है उस पे एक्सपोज किया जाएगा, उसकी एक्चुअल हिस्ट्री क्या है ये। और डिस्क्रिप्शन में मैं रेफरेंसेस भी दे दूँगा, आप रेफरेंसेस जाके चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों को ये मतलब बुरा लग सकता है या फिर थोड़ा असंतुष्टि हो सकती है कि मैं बुद्धिज़्म पे बना रहा हूँ वीडियो या फिर उस पे एक्सपोज कर रहा हूँ। बहरहाल मैं सिर्फ यही नहीं, मैं आप बाकी पे भी और बनाता रहूँगा। इसी में एक दूसरा और वीडियो आएगा ये राम के ऊपर, और नेक्स्ट वीक और भी इस्लाम के ऊपर और अन्य चीज़ों के ऊपर भी आता रहेगा वीडियो। तो आज के वीडियो को मैं इसी से शुरुआत कर रहा हूँ। हालांकि मेन फोकस तो मेरा चार्वाक लोकायत पे है, उसी पे मैं 5 वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो शुरू हो जाते हैं। War has been an integral part of Buddhist states from day one. Unfortunately, Buddhist views of war have become deeply misunderstood by modern West. In the West today, there is a view of Buddhism that is a product of commercial marketing of Buddhism rather than a historical reality. A key factor in this is the Dalai Lama. We are not judging whether he is a good or a bad man. We are saying that the kind of pacifism that he advocated is the view of Dalai Lama, not the history of Buddhism or even Buddhism in Tibet. तो आज के टाइम में जो वेस्ट लोग बताते हैं या सोचते हैं कि बुद्धिज़्म लाइक अच्छा है, पीसफुल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट, ओके। तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया जा रहा है इस चीज़ को कि ये दलाई लामा का जो भी है वो उनका व्यू है, ना कि ये कि बुद्धिज़्म का जो इतिहास है तिब्बत में उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं प्राप्त होता। जबकि हम इसका ऑपोजिट देखते हैं बुद्धिज़्म के इतिहास का तिब्बत में। और कहीं ना कहीं ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या कुछ चीज़ हमें अगर रिलीजन से अच्छा लगता है तो क्या उसकी वजह से वो पूरा धर्म, पूरा रिलीजन सत्य हो जाता है? क्या वो पूरा का पूरा ठीक हो जाता है? अब ऐसा देखा जाए तो हर किसी को अपना रिलीजन ऐसे ही पसंद आ जाएगा। तो अगर बुद्धिज़्म में कुछ दो तीन कुछ अच्छी बातें हैं तो उसकी वजह से क्या पूरा धर्म अच्छा हो जाता है? तो ये सोचने वाली बात है। और ये भी सोचने वाली बात है क्या उसका इतिहास जो है भारत के बाहर या तिब्बत में वो इस चीज़ को भी रिफ्लेक्ट करता है? तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है, मैं और आगे दिखाऊंगा क्या है। Therefore, since the end of suffering is one of the main goals of Buddhism, many could say that Buddhism is incapable of violence. In Buddhism, as well as other Eastern religions, there is a principle of non-violence called ahimsa, which literally means not to strike. And yet, it seems that Buddha's teachings on non-violence were not interpreted to put into practice an uncompromising pacifism or anti-military stance. Many of the early Buddhist texts assume that war would be fact of life, and well-skilled warriors are viewed as necessary in defensive warfares. In Pali texts, a collection of Theravada scripture, injunctions to abstain from violence are aimed at the Sangha, which is the monastic community, not the whole community. And while the Pali texts portray the ideal king as peaceful, this king is flanked by an army nevertheless. In various Buddhist commentaries and tradition, defensive war or violence to prevent violence has been promoted as a Buddhist principle. One example is the story of a compassionate ship captain in the marked as Kilin Means Sutra. In this story, a captain kills a criminal who is about to kill 500 people on board. Even the captain will suffer negative karma for the sin of murder, his action is hailed as virtuous because he prevented the deaths of 500 by killing one. So, in some readings and interpretations of Buddhist scriptures, there is a concept of just or compassionate killing. और ये जो है स्किल मार्क्ड एज स्किल इन मीन्स सूत्र, उसमें ये प्राप्त होता है।
और इन सब का भी मैं एक रेफरेंस दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और भी मैं दिखाता हूँ कि क्या है। चलिए देखते हैं यहाँ से। ये देखिए, मंगोल एम्पायर अडॉप्ट्स टिबेटन बुद्धिज्म। एट इट्स हाइट इन 1300 द मंगोल एम्पायर हैड कॉन्कर्ड लैंड स्ट्रेचिंग फ्रॉम कोरिया टू हंगेरी. Historians regard Mongol raids and invasions as some of the deadliest conflicts in human history. Their empire established itself through a series of brutal conquests and invasions throughout Western Asia, Central Asia, and Eastern Europe. Large areas were either entirely depopulated. Almost all towns that resisted the Mongols were subject to complete destruction. The Mongol invasions induced population displacement on a scale previously unseen in history. In fact, so many people were killed that carbon levels plummeted and huge swaths of cultivated land returned to forest. मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मंगल एम्पायर था 1300 में, वो कोरिया से लेके हंगेरी तक था, और इतना बड़ा एम्पायर था कि जब वो इन्वेड करता था, एक पूरा शहर, एक पूरा कस्बा पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता था, और इतना ख़त्म कर दिया जाता था कि कोई उसका ट्रेस ही नहीं बचता। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो कार्बन लेवल है वो कम हो गया एटमॉस्फेयर में भी, क्योंकि जो लैंड थे, जिस लैंड में ये लोग रहते थे, उन लैंड को ही मतलब पूरी तरह इंसान से मुक्त कर दिया, और वहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो करना शुरू हो गए। तो सोचिए, इतना मतलब ब्रूटल और एग्रेसिव एक कैंपेनिंग का एक मंगल एम्पायर हुआ करता था एक टाइम पे, और ये जो है इतना बड़ा एम्पायर था। तो ये भी सोचने वाली है। और इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूँ, जो मंगल थे उनमें से एक टिमूर लेन था जिसने 90,000 पीपल लोगों को मार के उनके सिर का पिरामिड बनाया था दिल्ली में। तो ये भी एक बात है जो याद रखने की है। तो आगे बढ़ते हैं। मंगल एम्परर creates first Tibetan Grand Lama. The Mongols were tolerant of many religions and were particularly captivated by Buddhism, specifically Tibetan Buddhism. They recruited a number of Tibetan monks to help them rule China and promote the interests of Buddhism. The most important of these monks was a man named Phagsfa. He was so successful that he became one of the Kublai Khan's closest advisors. Kublai Khan was the grandson of Genghis Khan, and in addition to being a Mongolian ruler, he was an emperor of China. Kublai Khan and Phagsfa met around 1254, and Kublai Khan was very impressed with the young monk. Within a short time, Kublai Khan became Phagsfa's patron, and Phagspa became Kublai Khan's religious confidant. Kublai Khan even offered Phagspa the title of state preceptor in 1260 and imperial preceptor in 1270. तो कुबलाई खान जो थे, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो नाम आते हैं कुबलाई खान, जिंगिस खान, इससे लगता होगा कि ये मुस्लिम है। ये लोग मुस्लिम नहीं, ये लोग जो थे शमानिक थे। मंगोल जो एरिया है वहाँ के जो लोकल रिलीजन है उसको फॉलो करते थे, ना कि इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या किसी को। बट बाद में जब एरिया को कब्जाने लगे तब इनके जो डिसेंडेंट्स थे वो बाकी रिलीजन्स में कन्वर्ट होने लगे। और कुबलाई खान और जो एक टिबेटन बुद्धिस्ट मांगते फग्सपा, उनकी मीटिंग हुई थी 1254 में, और 1260 में उनको स्टेट का पुरोहित बना दिया, प्रेसेप्टर बना दिया, और राज्य का प्रेसेप्टर बना दिया 1270 में। किसको बना दिया? फग्सपा को। ये थे जो मतलब एम्परर ने किया था, जो मंगोल एम्परर थे कुबलाई खान। और ये कुबलाई खान जो है जिंगिस खान के ग्रैंडसन थे, और ये इनका रिलीजन इस्लाम नहीं था तब, ये बुद्धिज़्म या फिर लोकल जो रिलीजन थे वही फॉलो कर रहे थे उस समय। द टिबेटन बुद्धिस्ट्स had so much support from the Mongols that Kublai Khan even assisted them in their battle against the Daoists. Daoism was embroiled in a struggle with Buddhism at the time. अच्छा मैं बता दूँ दाओइज़म के, दाओइज़म उस समय एक रिलीजन था जो चाइना का ही नेटिव रिलीजन था, चाइना का ही वहीं का एक नेटिव रिलीजन था, बिलीफ था। Daoism was embodied in a struggle with Buddhism at that time that flared into a pitched battle with the actual monks of two religions fighting one another. Kublai Khan
imposed severe limitations on Taoists. He converted considerable number of Taoist monasteries into Buddhist monasteries. Some Taoist monks were defrocked and some of the wealth and property of Taoists was taken over by the Mongol state. So, why were the Tibetan Buddhists supported by the Mongols? Some historians say that Tibetan faith was successful among Mongols because of the similarities between their culture. They had a mutual distance geographically and culturally from the Chinese. Both Mongolia and Tibet are high plateaus of Inner Asia, and their open steppes and cold, arid climate made both their people well suited to nomadism. And some historians even say that it was easier for Mongols to mingle and associate with semi nomadic Tibetans rather than the purely agricultural Chinese. तो ये इनके बारे में कहा जा रहा है कि जो मंगोल्स थे वो उन्होंने टिबेटन बुद्धिज़्म इसलिए भी लिया क्योंकि टिबेटन एक प्लेटो है, ठीक है। उससे पहले उनका रिलीजन था टेंग्रिज़म, मंगोल का जो रिलीजन था टेंग्रिज़म था। और जब तिब्बती लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लिया, उनके वर्जन ऑफ बुद्धिज़्म, टिबेटन बुद्धिज़्म को, ठीक है। और ये इसके रीजंस जो है वो बताए गए हैं जोग्राफिक और जो नोमैडिक रीजन से, उसकी वजह से, ठीक है। और आगे देखते हैं। सेंचुरीज आफ्टर द डेथ ऑफ कुबलाई खान, Tibetan Buddhism gained further influence among the Mongols when Altan Khan, the king of Tumed Mongols, first invited Sonam Gyatso, the head of Gelugpa school of Tibetan Buddhism, to Mongolia in 1569. Gyatso did not accept the invitation first time but then accepted when he was invited again in 1578. Gyatso met with King Altan Khan at the site of Altan Khan's new capital Kokokhotan, and Sonam Gyatso gave teachings to a huge crowd there. Then Sonam Gyatso publicly announced that he was a reincarnation of monk Phagspa who converted Kublai Khan, while Altan Khan was a reincarnation of Kublai Khan, and that they had come together again to cooperate in propagating the Buddhist religion. This claim was used by Altan Khan to legitimize the power of Mongolian nobility. So if this is a confusing, let us explain. Sonam Gyatso declared himself Dalai Lama and then retroactively made his predecessors into the first and second Dalai Lamas, while declaring himself the third Dalai Lama. Sonam Gyatso then used his new title to seize monasteries that did not belong to his sect and destroy Buddhist writings that conflicted with his claim of divinity. The Dalai Lama who succeeded him enjoyed a hedonistic lifestyle filled with many mistresses, parties, and other activities that did not seem fit for an incarnated deity. तो ये है पाखंड एक्चुअली। तो ये आपका 1578 में ही ये जो लामा जो बने हैं, एक लामा इनकारनेट होते रहते हैं, ये तभी से शुरू हुआ है। और ये गेलुक्पा स्कूल का थॉट है, नॉट कि अदर स्कूल ऑफ टिबेटन बुद्धिज़्म। अदर स्कूल ऑफ टिबेटन बुद्धिज़्म को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। आगे देखिए क्या है इनके पाखंड। देन द नेक्स्ट दलाई लामा आफ्टर हिम, द फिफ्थ वन, बिगैन कंस्ट्रक्शन ऑन द पोटाला पैलेस इन 1645, a magnificent structure with 1,000 rooms and 14 stories. Here the Dalai Lamas lived in a veritable lap of luxury until 1959, when the 14th and current Dalai Lama fled to India during the Tibetan uprising. तो ये है चक्कर दोस्तों इनके पाखंड का जो टिबेटन बुद्धिज़्म में है। और ये कॉन्सेप्ट जो है पिछले 400 साल या 500 साल के अंदर ही बना है लामा का, उससे ज़्यादा पुराना नहीं है। और इन्होंने तो भाई टिबेटन बुद्धिज़्म के जो बाकी स्कूल थे जैसे नींगमा, कग्यू और आपका शाक्या, इन सारे स्कूल्स को तो बर्बाद कर दिया गेलुप्पा स्कूल ने। और आज के अब जो दलाई लामा देखते हैं वो गेलुप्पा स्कूल से आते हैं। तो उन्होंने तो वो मतलब उनके जो प्रेडेसेसर थे करंट दलाई लामा के गेलुप्पा स्कूल से, तो उन्होंने तो बाकी ये टिबेटन स्कूल्स को ही मतलब ध्वस्त कर डाला बहुत तरीके से, ऑपरेशन किया उन्होंने। यही नहीं, इवन टिबेटन बुद्धिस्ट जो थे चाइना में जो दाओइस्ट मोनास्ट्रीज है
उन ऊपर भी मतलब कब्जा किया थ्रू मंगोल एम्परर। और जो मंगोल एम्परर्स जो चाइना के थे वो बुद्धिज़्म अपना चुके थे ऑलरेडी, बट मंगोल एम्परर जो सेंट्रल एशिया में थे या बाकी ईरान में थे वो इस्लाम अपना चुके थे। तो तिमुर लेन का जो वंशज है, तिमुर लेन, वो उज़्बेकिस्तान से आते हैं जहाँ मंगोल लोगों ने इस्लाम अपनाया था। ये जो मंगोल है इन लोगों ने बुद्धिज़्म को अपनाया था। तो ये देखने की बात है। आगे देखते हैं। Warrior culture in Tibet. For hundreds of years, competing Tibetan Buddhist sects engaged in violent clashes. In 1660, the fifth Dalai Lama was faced with a rebellion in Sang province, the stronghold of rival Kagyu sect, with its High Lama known as the Karmapa. The fifth Dalai Lama called for harsh retribution against the rebels, directing the Mongol army to obliterate the male and female lines. ये देखिए, ये इनकी है क्रूरता। जो फिफ्थ दलाई लामा है ये है इनकी क्रूरता। मेल एंड फीमेल लाइन्स एंड द ऑफ स्प्रिंग्स टू like eggs smashed against the rocks. In short, annihilate any traces of them, even their names. मतलब कितना मतलब हेट्रेड यार ये फिफ्थ दलाई लामा में। क्योंकि जो कग्यू सेक्ट है जो टिबेटन बुद्धिस्ट का, वो इनके गेलुक्पा सेक्ट से डिसएग्री करता है, उनसे सहमत नहीं है, और वो देख रहे हैं कि इनके जो टीचिंग है वो उनको लगता है गलत है, तो मतलब मरवा दिए उनको मंगोल आर्मी लेके। गजब के भाई। ये कब हो रहा है? 17th सेंचुरी में, 1660 में। तो लोगों को सोचना चाहिए कि बुद्धिज़्म में कुछ बातें अच्छी हमको लग गई और उसके इतिहास में कुछ चीज़ें हमें अच्छी लग गई, इसका मतलब ये नहीं है कि सब चीज़ अच्छा है। हमें हर चीज़ को देखना, अच्छा बुरा सबको देखना और समझने की ज़रूरत है। हमें सबका क्रिटिसिज्म करना चाहिए और सबका मतलब क्रिटिकल थिंकिंग रखनी चाहिए, ताकि देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ सके और देश लॉजिकली आगे बढ़ सके। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को समझना है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है। इन 1792 many Kagyu monasteries were confiscated and their monks were forcibly converted to Gelug sect, the Dalai Lama's denomination. The Gelug school, known also as the Yellow Hats, showed little tolerance or willingness to mix their teachings with other Buddhist sects. In the words of one of their traditional prayers, "Praise to you, violent god of yellow hat teachings, who reduces to particles of dust great beings, high officials, and ordinary people who pollute and corrupt the Gelugpa doctrine." ये देखिए, तो ये जब अपने प्रेयर करते हैं गेलुक्पा स्कूल के, उसमें ये क्लियरली ये बात लिख रहा है कि आप उनको धूल में मिला देते हो, जो हाई ऑफिशियल या जो लोग हैं जो हमारे स्कूल के टीचिंग्स को करप्ट कर देते, ये कह रहे हैं। इन 18th century memoir of a Tibetan general depicts sectarian strife among Buddhists that is as brutal and bloody as any religious conflict might be. So rather than being a picture of Shangri-La, Tibetan history is not far different from that of rivaling clashes among feudal lords in Europe. Much of the ideas of Tibetan pacifism derive from the current Dalai Lama, जो अभी के दलाई लामा है तेंजिन ग्यात्सो, उनकी वजह से है। Yet even he was involved in war. Here he is with his CIA backed soldiers. ये देखिए, जो फोटो में आप देख रहे हैं, फ्रंट पे ब्लैक और टोपी लगाए हुए फ्रंट में, तो वो जो है CIA बैक्ड थे सोल्जर के साथ, उन्होंने भी लिया था अपने टाइम पे। और आगे देखते हैं, DT सुजुकी जो है उनको कहा जाता है, ये जापानीज बुद्धिस्ट थे जो जापान में बुद्धिज़्म, जापान से अमेरिका में US में बुद्धिज़्म लाए थे। तो इनके बारे में ये मैं कहूँगा कि ये हिटलर के समर्थक थे और ये एंटी सेमेटिक थे अगेंस्ट द जूस। तो ये देखिए क्या लिख रहे हैं। द राइटर ब्रायन विक्टोरिया डिलीवर्ड लेक्चर्स इन जर्मनी in 2012 in which he revealed evidence of Suzuki's sympathy for Nazi regime. DT Suzuki left a record of his early view of Nazi movement that was included in a series of articles published in Japanese Buddhist newspaper Chugai Nippo on October 3, 4, 6, 11 and
13, 1936. In this, Suzuki expressed disagreement with Hitler's policy as explained to him by a relative living in Germany. While they don't know much about politics, they have never enjoyed greater peace of mind than they have now. For this alone, they want to cheer Hitler on. This is what my relative told me. It is quite understandable, and I am in agreement with him. He also expresses agreement with Hitler's expulsion of Jews from Germany. Changing the topic to Hitler's expulsion of Jews, it appears that in this too there are a lot of reasons for his actions. While it is a very cruel policy when looked at from the point of view of the current and future happiness of entire German people, it may be that for a short time some sort of extreme action is necessary in order to preserve the nation. ये देखिए, तो यहाँ पे जो है वो यहूदियों की जो जेनोसाइड किया जा रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? डीटी सुजुकी, जो जापान से बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो अमेरिका गए। और ये चीज़ याद रखने की बहुत बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पे जो है जो न्यूज़पेपर जापानीज़ बुद्धिस्ट न्यूज़पेपर में भी उन्होंने अपनी समर्थन प्रदर्शित किया है हिटलर के लिए। और आगे देखिए, Yet, even after making these statements, Suzuki did express sympathy for individual Jews. As regards individual, this is truly regrettable situation. तो ये इंडिविजुअल के लिए तो मैं रिग्रेटेबल सिचुएशन है बोल रहे हैं, और दूसरा जो है वो हिटलर को भी समर्थन कर रहे हैं कि भाई इसमें कुछ अच्छाई होगी, नेशन शायद बच जाएगा, ये वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि भाई ऐसा क्या अच्छा चीज़ है जिसको उठा के इन लोगों ने मतलब बना दिया कि बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे लोगों को सोचना चाहिए कि एक्चुअल में क्या बात है, ये क्या बोल रहे हैं इससे। और यहाँ पे मैं देखिए, बहुत लोगों को हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट हो या जो भी हो, लग सकता है कि मैं बुद्धिज़्म को टारगेट कर रहा हूँ या मैं कुछ क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ। नहीं, मैं जो गलत है मैं उसको बोल रहा हूँ, और गलत सब जगह है, अच्छाई भी होंगी सब जगह, लेकिन बहुत सारे गलत चीज़ भी हर जगह है। हमको इस चीज़ को समझना है। लोग अक्सर क्या करते हैं, जो लोग रिलीजन फॉलो करते हैं वो एक दो अच्छे बात जो उनको लग जाता है उससे समझ लेते हैं कि बाकी सब रिलीजन जो एस्पेक्ट है वो भी अच्छा होगा, ये समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है। और अगला वीडियो तो मेरा आने वाला है, राम के जो कुतर्क उन्होंने दिए थे जाबाली को, उस पर मेरे वीडियो आने वाले हैं। मैं वो वीडियो भी बनाऊंगा कि राम ने कितने बकवास बातें कही हैं उसमें। और दूसरा एक और जो मेरा वीडियो आएगा ये भी कि फ्यूचर में एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा कि बाबा साहब ने बुद्धा एंड हिज धम्मा क्यों लिखना पड़ा, ऐसी क्या वजह थी। तो उसमें भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। तो आज के लिए वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने देखा है। और जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा लीजिए और कमेंट ज़रूर करते रहिए ताकि मेरे को पता चले कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, और ताकि मैं ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आपको बना के देता रहूं। हमारा हमेशा से ये प्रयास रहता है। डिस्क्रिप्शन में मैं रेफरेंसेस भी दे दूंगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं या उस पर चर्चा कर सकते हैं। और साथ ही मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को ग्रो तो हो रहा है। फ्यूचर में मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस भी दूँ, और लोग जो है उस पर विचार करें और उस पर काम करना चाहे तो मेरे को मेल भी कर सकते हैं। और ये देखिए, मेरे उद्देश्य किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करना नहीं था, ठीक है, बट हमारा मुद्दा जो है रेशनलिज्म है, जो है रिलीजन की जितनी गंदगी है उसको हटाना है, रिलीजन से बाहर निकल के मानवता के लिए काम करना है, ये हमारा विचार है। तो इसी से मैं आज का वीडियो एंड करते हुए धन्यवाद।